Welcome back. This is today's vids and I am your Ashutosh sir. इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े और फिर से हम जो है वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें जहाँ से हमने पिछली बार पार्ट 1 में छोड़ा था, उससे पहले क्विक रिवीजन। आपने एयरफोन लगा लिया होगा, सारे रूल्स आपको पता ही हैं, मैंने बता दिया था पार्ट 1 में। तो एयरफोन लगा लिया, वीडियो रख दिया, टेक्स्ट उठा लिया, पेन उठा लिया, ठीक है, इतना काम कर लिया। अब पहले से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, उसके आप आंसर्स लिखिए, चाहे आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं अगर आपकी ज़्यादा इच्छा हो रही है दिखाने की कि आपको आता है, अदरवाइज आप जो अपने कॉपी पे भी लिख सकते हैं, ठीक है, चेक करने के लिए। तो ये जो ऐसे है एसेंस ऑफ पोएट्री, ठीक है, ये किस बुक में आया था? जब बुक पब्लिश हुई थी किस बुक में आया था? उस बुक का नाम क्या है? पहला क्वेश्चन। वो बुक पब्लिश कब हुई थी? दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि ये किस बुक में आने से पहले, मतलब बुक में पब्लिश होने से पहले ये जो ऐसे है, यानी जो बाकी के जो ऐसेज भी थे वो उनके किस मंथली रिव्यू में पब्लिश किए जाए थे? पहली बार जब फर्स्ट पब्लिकेशन किस मंथली रिव्यू में पब्लिश किए जा रहे थे, ठीक है। चलिए ये हो गया। और कौन सा क्वेश्चन है आपका? वो मंथली रिव्यू जो इन्होंने जिसमें ये आता था वो कब से कब तक आया था? वो कब से कब तक वो मंथली रिव्यू चला था? कितने इंस्टॉलमेंट्स में इनके एसेज आए हैं जब फाइनली जाके वो बुक पब्लिश हुई? कितने इंस्टॉलमेंट्स वो ऐसे आए हैं? ये क्वेश्चन है। और क्या क्वेश्चन है इसका कि ये जो चैप्टर है एसेंस ऑफ पोएट्री या फिर ऐसे, ये बुक में कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर कौन सा है इसका? और फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है? इतने क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए अगर आपने पहली पोएट्री कह रहे हैं मतलब पहला पार्ट देख लिया। अब टेक्स्ट के क्वेश्चन, जो मैंने टेक्स्ट पढ़ा था उसके क्वेश्चन रिवीजन करते हैं। मिमनर्मस नाम का बंदा कौन है और वो कहाँ रहता था, ठीक है, उसकी कंट्री क्या थी? वो कौन से फॉर्म्स ऑफ पोएट्री का पोएट था, ये बताइए। और दूसरा, उसकी जो पोएट्री थी, जब उसकी पोएट्री का जो कंपोजिशन होता था किस इंस्ट्रूमेंट के बैकग्राउंड में होता था, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, जो इन्होंने जो है एक सॉन्ग कंपैरिजन के लिया था, सॉन्ग ऑफ एनेक्रेन, वो जो है जब वो 18th सेंचुरी में आया था लंदन में, तो उसका कंपोजिशन किसने दिया था? उसके लिरिक्स किसने लिखे थे? ये आपको दोनों लोग के नाम पता होना चाहिए, मैंने बताया था। दूसरा, और क्वेश्चंस पूछते हैं, वो जो सॉन्ग्स के लिरिक्स थे वो किस मैगजीन में पब्लिश हुए थे? पहली बार किस मैगजीन में वो सॉन्ग के लिरिक्स पब्लिश हुए थे, यानी सॉन्ग ऑफ एनेक्रेन के, ठीक है, वो कब पब्लिश हुए थे? ये सब आपको पता होना चाहिए था। तो इतना सब कुछ मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ा दिया था, इजंट इट। और दूसरा क्वेश्चन, किस अध्याय के कौन से श्लोक को जो है एसेंस ऑफ पोएट्री में इस्तेमाल किया गया है? किस गीता के किस अध्याय के किस श्लोक को एसेंस ऑफ पोएट्री के ऐसे में यूज़ किया गया है, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। इतना कुछ मैंने बताया था। अब आते हैं राइटर पे, मतलब एसेइस्ट पे, अरविंदो घोष पे। इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये मैंने बताया था। इनकी डेट ऑफ डाइट क्या है, ये भी मैंने बताया था। सब आपको पता होना चाहिए, मैं थोड़ा डिवीज़न लेके चल रहा हूँ, ठीक है। और क्या क्या बताया था मैंने, देख ले रहा हूँ मुझे कि क्या क्या बताया था। चलिए इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। अब नई इन्फॉर्मेशन, ठीक है, दें। चलिए, इनका जो सबसे फेमस वर्क कौन सा है? सावित्री को जो है ये लिख रहे थे, मतलब कि इन्होंने जब स्टार्ट किया था सावित्री लिखने तो केवल सावित्री नाम से लिख रहे थे, क्योंकि महाभारत से उन्होंने उठाया था। इनको नॉर्मली उसको जो है उन्होंने पता है ना सावित्री किस में लिखी गई, ये भी क्वेश्चन मैंने बताया चुके पहले बता चुके। सावित्री किस मैनर में लिखी गई है, उसका कौन सा मैनर है, मतलब मीटर क्या है, क्या किस में लिखी, मैंने बताया था, ब्लैंक वर्स में लिखी गई। अच्छा बता देता हूँ। तो ये जो लिख रहे थे 1916 से ही लिख रहे थे, ठीक, 1916 से इसको लिख रहे थे, लेकिन बाद में इनके माइंड में आइडिया है कि इसको वो थोड़ा सा बड़े लेवल पे ले जाएंगे, फिर इसको उन्होंने एपिक बनाया, ठीक है। एपिक बनाने इनको जो है ना, इसको एपिक में कन्वर्ट किया। 1940s तक ये उस पर काम करते हैं। 24,000 लाइन है इसमें, 24,000 लाइन है इसमें। और फिर इसका पूरा नाम, पूरा टाइटल क्या बन जाता है? सावित्री द लेजेंड एंड सिम्बल्स, ये इसका नाम पूरा बनता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा काम, ये 1940 जब इसको कहा, इसको दोबारा वो काम कर रहे थे इस पर, तो वो उस समय उनकी आइज़ की आईसाइट कमज़ोर हो चुकी थी, बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, इतना साफ साफ दिखाई नहीं देता। तो उन्होंने एक इंसान की हेल्प ली थी। मैं नहीं बताऊंगा वो इंसान कौन है, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर बता दे रहा हूँ, वो इंसान जो है इनके पर्सनल फिजिशियन भी थे, और इनके जो आश्रम अरविंदो घोष का जो आश्रम, अरविंदो आश्रम जो उन्होंने फाउंड किया था, उसके सीनियर मेंबर भी थे। तो उन्होंने उनकी हेल्प ली थी इसको जो है करेक्शन करने में, इसको आगे बढ़ाने में, ठीक है। और वो इनके लिटरेरी जो है सहयोगी भी थे, जिसको आप ये बोल सकते हो एक तरह से
स्क्राइब बोल सकते हो, SCRIBE, स्क्राइब जो लिटरेरी सहयोगी होता है। तो वो कौन थे ये आपको पता करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करिए, ठीक है। चलिए ये मैंने आपको बता दिया, सावित्री के वर्क के बारे में बता दिया। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है कि जब ये 1901 में, कब 1901 में, 1901 में जब ये कलकत्ता में थे तो वहाँ पे भूपल चंद्र बोस, कौन, भूपल चंद्र बोस की बेटी, किसकी बेटी, भूपल चंद्र बोस की बेटी, उसका नाम क्या था, मृणालिनी। उस समय उनकी एज क्या थी, 14 साल थी। और जिस समय ये उनसे मिलने गए थे उस समय ये जो है अरबिंदो घोष कितने साल के थे, 28 साल के थे, मतलब जस्ट डबल। 1901 में उनकी उससे शादी होती, कितने, अपने से आधी एज की लड़की से शादी करते हैं, 14 साल की होती है, मृणालिनी उनका नाम होता है, ठीक है। और उस समय ये 28 साल के होते हैं 1901 में। लेकिन उनकी डेथ हो जाती है 1918 में, दिसंबर के आसपास, दिसंबर का महीना था उस समय, जिसमें इनकी वाइफ की डेथ होती है। 17 साल इनकी मैरिड लाइफ चलती है, कितने साल, 17 साल इनकी मैरिड लाइफ चलती है। अब क्वेश्चन आ सकता है इनकी वाइफ डेथ का क्वेश्चन आ सकता है क्या, नहीं मुझे नहीं पता है, नहीं है, लेकिन आपको बताना चाहिए। तो इनकी वाइफ डेथ कैसे होती है, तो आपको लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये पता होना चाहिए व्हाट इज स्पेनिश फ्लू एंड कब से कब तक था, व्हाट इज स्पेनिश फ्लू, कब से कब तक था, उसको इंडिया में किस नाम से जानते हैं, इसको इंडिया में जानते हैं 1918 का इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक। अभी कौन चल रहा है, अभी आपका चल रहा है कोरोना, ठीक है। उस समय 1918 का इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक जो कि स्पेनिश फ्लू था वो फैल गया था। कब से कब तक था वो, फरवरी 1918, कब से, फरवरी 1918 से अप्रैल 1920 तक था। उसी के पकड़ में आ जाती है इनकी वाइफ मृणालिनी। उसमें 500 मिलियन लोग मरते हैं उस समय, इसमें से वन ऑफ द इनकी वाइफ भी होती है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि इनकी जो है वाइफ की एज कितनी थी जब इन्होंने शादी की थी, उनकी खुद की एज कितनी थी, कितने साल तक इनकी मैरिड लाइफ चली। चलिए इतना सब कुछ बताने के बाद अब वापस से हम टेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं। देखो इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए आपको, बायोग्राफी पता होनी चाहिए, कि जब नहीं हर बार टेक्स्ट से क्वेश्चन आए, कभी कभी जो है ऐसे राइटर्स, ऑथर, प्ले राइट, ड्रामेटिस्ट पकड़ लेते हैं। चलिए तो हमने वहाँ तक पढ़ा था स्वल्पम वापस्य धर्मस्य, यहाँ तक हमने अध्याय 2 श्लोक 40वां यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था, ठीक है। अभी तक हमने जो है उस पूरे पार्ट 1 में ये सीखा था कि ये समझाना चाह रहे हैं कि पोइट्री को लिखते वक्त दिस इज़ नॉट ओनली अ वर्क, ये जो है अपने आप में उसको इंक्लूड करना है, अपनी आत्मा को उससे जोड़ना है। जब ऐसा कुछ हो जाएगा तब वो एक ऐसा वर्क बन जाएगा जो अमर रहेगा बहुत बहुत सालों तक, ठीक है ना, इमॉर्टल बन जाएगी। अब देखिए अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं बहुत 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 गहराई में, देखिए ये जो ऐसे ये बच्चों का खेल नहीं है, इसको इंटरप्रिटेशन करना लाइन बाय लाइन। आप देखिए आप मुझे पता नहीं आप किससे पढ़ रहे हैं या आपके चैप्टर में है या नहीं है, लेकिन ये बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो है लास्ट सेमेस्टर में भी दिया हुआ है, मुझे आज ही पता चला। तो ये बच्चों का खेल नहीं है, इसको इंटरप्रिटेशन करना वर्ड बाय वर्ड बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए, पकड़ चाहिए, ठीक है। संस्कृत में भी चाहिए, गीता में भी चाहिए, और वर्ड ओरिजिन में भी चाहिए। आप देखिए ये पूरा जो पार्ट होने वाला है वो वर्ड ओरिजिन में जाएगा, एक शब्द की उत्पत्ति तक जाएगा, घसीटेंगे वहाँ तक घसीटा जाएगा, इसको बोर मत होइएगा। चलते हैं, पानी ने पी लिया, टेक गुड। नेक्स्ट, दिस पावर मेक्स द रिथमिक वर्ड ऑफ द पोएट एंड हाइएस्ट फॉर्म ऑफ द स्पीच अवेलेबल टू मैन फॉर द एक्सप्रेशन वेदर ऑफ हिज सेल्फ विजन, अंडरलाइन कर लिए उसको, सर्कल कर लीजिए, सेल्फ विजन ऑफ और हिज वर्ड विजन। दो विजन की बात करते हैं, सेल्फ विजन और वर्ड विजन, और दोनों के बीच में और लगा हुआ है, ठीक है। ये तो भी हम बात कर रहे हैं इस पर, एक वर्ड यूज कर, इस पर एक अंडरलाइन करिए, शुरुआत का पावर पे अंडरलाइन करिए। कौन सी पावर की बात कर रहे हैं, वो उस पावर की बात कर रहे हैं जब एक पोएट्री में सोल का अटैचमेंट हो जाएगा, सब सोल जुड़ जाएगी, तो उस पोएट्री की जो पावर होगी वो उसी पावर की बात कर रहे हैं कि ये जो पावर होगी उस रिदमिक वर्ड के, उस रिदमिक वर्ड बनेगा उसको जो है एक ऐसी हाईएस्ट फॉर्म में, एक ऐसा जो है हाईएस्ट वर्क में तब्दील कर देगी, बदल देगी, और वो एक ऐसी स्पीच अवेलेबल हो जाएगी, किसके लिए, एक इंसान के लिए। और क्या अवेलेबल हो जाएगी, फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, जो किसी ने लिखा, पोएट ने लिखा ना, उसको फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन उसका, वेदर ऑफ ए सेल्फ विजन, भले ही उस पोएट ने उसको सेल्फ विजन में लिखा हो या वर्ड विजन में लिखा हो, चाहे उसको ऑब्जेक्टिव में लिखा हो चाहे सब्जेक्टिव में लिखा हो। ये पोएट्री की लैंग्वेज है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, दो काइंड की पोएट्री होती है, आपको पता होना चाहिए। तो दोनों विजन की बात कर रहे हैं, सेल्फ विजन में भी और वर्ड विजन में भी, चाहे दोनों में किसी में भी लिखा हो, वो एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सबसे बड़ा स्पीच जो है अवेलेबल हो जाएगा, मतलब वो जो है
जो कुछ हो तो चलेगा। आगे चलते हैं। इट इज़ अ नोटिसेबल, ये देखा गया है, ये देखा गया है, जांचा गया है, दैट इवन द डीपेस्ट एक्सपीरियंस द प्योर स्पिरिचुअल विच इंटर्स इनटू द थिंग्स दैट कैन नेवर बी होली एक्सपर्ट। ये देखा गया, ये माना गया, जब किसी चीज़ पे डीपेस्ट रोल, एक अंतर मन की जो है गहराई उस पर जुड़ जाती है, तो वो जो चीज़ अवेलेबल हो जाती है, वो जो एक वर्क अवेलेबल हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल पिकासो की जो पेंटिंग है वो क्या है, वो अपने आप में एक दुनिया है लेकिन जब पिकासो उसको बना रहे थे तब वो कोई उसकी वैल्यू कोई नहीं कर रहा था, जब वो मेहनत करे तब उसको कोई वैल्यू नहीं कर रहा था। लेकिन आज जो पिकासो की बनाई हुई जो पेंटिंग्स है उसकी वैल्यू पता है कितनी करोड़ों करोड़ों में जा रही है। समझ में आ रहा है आपको? यही वो कहना चाहिए, जब उसमें सोल अटैचमेंट हो जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा ना है विच इंटर्स इनटू थिंग्स, और अटैच होके वो एक चीज़ में आ गया था, क्या चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो वर्क हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, अगर वो आ जाती है तो क्या होता है, दैट कैन नेवर बी होली एक्सप्रेस, उसको होली एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, उसको पूर्णतया बयान नहीं किया सकता, सबका अपना अपना इंटरप्रिटेशन होगा उसमें। स्टिल फिर भी व्हेन इट जस्ट ट्राई टू एक्सप्रेस, फिर जब उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश की जाती है तो लोग कहाँ कहाँ तक जाते देखते हैं। नॉट मेयरली टू एक्सप्लेन, सिर्फ एक्सप्लेन ही नहीं किया जाता उसको इंटेलेक्चुअली भी जो उसको समझा जाता है उस काम को जो कि अवेलेबल हो गया है अब, टेंस इंस्टिंक्टिवली टू यूज़, और फिर उसका इस्तेमाल भी किया जाता है। लेकिन कैसे, अधिकतर जो है उसका रिदमिक फॉर्म्स लिया जाता है। रिदमिक फॉर्म्स इसका क्या मतलब है, जब कोई पोएट्री फॉर्म अवेलेबल हो जाती है तो उसके रिदमिक फॉर्म यानी उसका मीटर यानी उसका जो है रैमिंग स्कीम ज़्यादातर उसको दोबारा इस्तेमाल करते हैं, उसे सीखते हैं उससे। ठीक है, आगे क्या है, ऑलमोस्ट ऑलवेज द मैनर ऑफ स्पीच, और खासकर मैनर ऑफ स्पीच किसका, कैरेक्टराइजेशन का, जो कि मोस्ट एलिमेंट उसका पार्ट होता है, किस तरीके से जो है कैरेक्टराइजेशन के लिए मैनर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया था। लोग उसका भी दोबारा इस्तेमाल रिसाइकिल करते हैं, उसको दोबारा इस्तेमाल करते हैं सीख करके उससे। बट पोएट्री अटेम्प्ट्स टू एक्सटेंड दिस मैनर ऑफ विजन, लेकिन पोएट्री को इस मैनर ऑफ विजन में लिखना एंड अटरेंस टू ऑल एक्सपीरियंस, और ऐसा बयां करना कि उसमें सभी तरह के एक्सपीरियंस को उसमें इन्वॉल्व किया गया हो, इवन द मोस्ट ऑब्जेक्टिव, यहाँ तक कि मोस्ट ऑब्जेक्टिव यानी हर एक बंदे को रिलेट हो जाए, दुनिया में जितने बंदे हो वहाँ तक रिलेट हो जाए। जैसे कि जो भी बंदा आज के टाइम पे 21 साल का, 20 साल का, 18 साल का, 22 साल का लड़का है अगर, तो वो अगर शेक्सपियर की लिखी हुई सोनेट नंबर 116 लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स पढ़ता है अगर, उससे रिलेट करेगा डैम फाइनल करेगा ठीक है, समझ में आ रहा? तो एक एज बाउंडेशन पे वो पोएम जो है शेक्सपियर की पोएम कह रहे हैं, फिर सोनेट बोलते हैं उसको हम, वो सबसे रिलेट मोस्ट ऑब्जेक्टिव हर एक बंदे से रिलेट होती है। समझ में आ रहा आपको? गर्ल से भी रिलेट होगी, ऐसा कुछ नहीं कि बॉयज़ के लिए भी हो, बॉयज़ के लिए ही नहीं केवल गर्ल्स के लिए भी है। चलिए आगे बात करते हैं। तो मैं समझ में आया आपको, मोस्ट ऑब्जेक्टिव समझ में आया ना। एंड देयरफॉर इट हैज़ अ नेचुरल अर्ज टुवर्ड्स द एक्सप्रेशन ऑफ समथिंग इन द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड इट्स मेयर अपीयरेंस इवन व्हेन दिस सीम्स आउटवर्डली टू बी ऑल दिस इज एंजॉइंग, दैट इज एंजॉइंग मतलब क्या है, देखो उसका मतलब देखते हैं। मोस्ट देखो मैं लाइन पढ़ता हूँ तो मुझे मेन वर्ड मेरे माइंड में घूमता है। इसमें मेन वर्ड क्या था, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड एक मेन वर्ड था, एक्सप्रेशन ऑफ समथिंग मेन वर्ड था, नेचुरल अर्ज मेन वर्ड था। नेचुरल अर्ज अगर आप आयुर्वेदिक में देखेंगे तो नेचुरल अर्ज आयुर्वेदिक में 13 टाइप्स के बताएगा। कितने टाइप के? 13 टाइप, जिसमें जो है यूरिन करना भी है, भूख लगना भी है, छींकना भी है, ये सब नेचुरल अर्ज हैं जिसको आप कंट्रोल नहीं करते। वैसे ही सेम जब इस मैनर ऑफ विजन में इस सोच के साथ उस पोएट्री को लिखा जाएगा तो वो कंट्रोलेबल नहीं है कि उसने उसको कंट्रोल के लिखा जा रहा है, नहीं, उसको कंट्रोल के नहीं लिखा जा रहा है, वो ऑटोमेटिक चलता चला जा रहा है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में शायद बताया था कि नहीं बताया था कि वो जो बंदा लिख रहा है वो पैदा ही उस काम के लिए हुआ है। जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट है, जॉन मिल्टन जब पैदा हुए होंगे तो किसी को पता नहीं था कि जॉन मिल्टन जो है मोस्ट फेमस एपिक जो है पैराडाइज लॉस्ट लिखने वाले, एक दिन नहीं पता था किसी को, लेकिन जिस दिन वो लिखने बैठे उस दिन उन्होंने लिखा पूरा, म्यूज़ का आह्वान करते हुए पूरा उसको लिखा। तो वो मतलब एक जो है मिरेकल मोमेंट होता है वो। समझ में आ रहा है आपको? चलिए आगे चलते हैं। कहाँ गया, भूल गया कहाँ गया, हाँ ये रहा। नेचुरल टुवर्ड्स द एक्सप्रेशन ऑफ समथिंग इज द मोस्ट ऑब्जेक्ट बियॉन्ड इट्स मेयर अपीयरेंस, इसे देखने के लिए दिखता है कि छोटा सा एक वर्क है या फिर पोएम है, लेकिन अपीयरेंस इसका जो है मोस्ट ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, बियॉन्ड मतलब कोई समझ ही नहीं पाएगा उसको ऐसा। इवन व्हेन दिस सीम्ड ऑर्डिनरी, हालांकि वो सामने से वो, जैसे कि आप अगर सोनेट उठाएंगे शेक्सपियर की, वो नॉर्मल आपको देखेगी, लेकिन जब उसको आप पढ़ने बैठेंगे ना तो फिर आपको समझ में आएगा ये क्या लिख दिया उन्होंने। जैसे कि वेलेडिक्शन फॉरबिडन मॉर्निंग आप जब पढ़ने बैठेंगे जो लिखा है जॉन डन ने, जब देखेंगे उसमें विदाई देखेंगे आप नॉर्मली आपको, लेकिन जैसे आप आगे चलेंगे तो फिर आपको चलेगा जॉन डन उनकी वाइफ को जो रिलेशन वो किस तरह से उन्होंने दिखाया है, किस तरह से बस में बैठ कर उन्होंने जो बस में या फिर ट्रांसपोर्ट में बैठ कर उस तरह उसको लिखा होगा। बहुत अच्छी पोएम थी। वैसे आप और पोएम की बात करें तो एलिजी डिनर कंट्री चर्चयार्ड, तो हम तो कितनी मतलब
क्या लिखा है वो वर्क उन्होंने। चलिए और तो और नहीं बोलते फिर आप पढ़ने बैठ जाएंगे उसको। पढ़ेंगे सच में? चलिए ठीक है, लीव इट। आगे चलते हैं, कहाँ गया? हाँ, आउटवर्डली वो बाहर से तो है वो नॉर्मल दिख रही है, वो जो पोएम है वो बाहर नॉर्मल लिखा ना वहाँ पे, आउटवर्डली टू बी ऑल दैट इज एंजॉइंग। सामने से तो हमें पढ़ के नॉर्मल एंजॉइंग लग रहा है, लेकिन इन डेप्थ वो अलग ही है, बियॉन्ड है। वी में यूज़फुल, अब देखिए यहाँ से वो बता रहे हैं अरविंदो घोष जी कि हम लोग किस तरह से मैनर ऑफ रीडर, किस तरह से हम लोग किस तरह से उसको पढ़ते हैं और किस तरह से लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से साउंड प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ से जो है जो टेक्स्ट है वो और गहराई में जाने की कोशिश करेगा और आप और बोर होंगे, क्योंकि जब कोई चीज़ बहुत गहराई में जाती है तब तक जो है रीडर बोर हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। वी में यूज़फुल, हम लोग आते हैं जिसको जस्ट कास्ट अ ग्लांस मतलब किसी चीज़ को जल्दबाजी में देखना, ऐसे 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 रास्ते में चलते हुए कास्ट अ ग्लांस करते चलते ना, इस चीज़ को देख रहे हैं उसको देख रहे हैं, ऐसे मतलब देखते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व नहीं करते, बस थोड़ा सा देखते हैं, ऑब्जर्वेशन नहीं होता उस समय, ठीक है, अटेंटिवली नहीं देख रहे होते हैं। वी में यूज़फुल कास्ट अ ग्लांस नॉट द एटलीस्ट इनएक्सेसिबल सीक्रेट, मतलब हम चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक है, नॉर्मली पढ़ते हैं, उसका मीटर देख लेंगे, रिदम देख लेंगे, पैटर्न देख लेंगे, लेकिन उसका जो अनएक्सेसिबल, जो एक्सप्रेसिबल जो अभी तक बयान नहीं हो पाया, जो ऐसा कोई सीक्रेट जो बयान नहीं हो पाया, उसको भी ढूंढना मोस्ट मतलब कोने में जाते हुए, मैंने हालांकि इसमें किया है इस ऐसे के लिए, आगे बढ़ चलेगा, तो उसको भी देख पाना, क्या ऐसा रीडर करता है? नहीं। बट एट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस हाइटनिंग एंड इंटेंसिटी पेक्युलर टू द पोएटिक अटरेंस, लेकिन हाँ, उस पोएटिक अटरेंस को हम लोग हाईएस्ट जो जहाँ तक उसका मीटर गया है, उसका जो रिदम गया है, जो उसकी क्वालिटीज़ हैं, मैनर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सब तो देख लेते हैं, ठीक है, मतलब कह रहा है कि उसको हम लोग 80% तो देख ही लेते हैं, जाँच ही लेते हैं। आगे चलते हैं। ऑर्डिनरी स्पीच यूजेज लैंग्वेज मोस्टली फॉर अ लिमिटेड प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखिए यहाँ से उन्होंने क्या कहा, मैंने बताया था ना कि बात करने के लैंग्वेज को भी इस्तेमाल करने वाले बताने वाले हैं, तो आप देखिए बात करने पे आते हैं, और देखिए यहाँ से जो है एक चीज़ समझिएगा आप कि वो लैंग्वेज की बात करेंगे, शब्द की बात करेंगे, उसकी उत्पत्ति की बात करेंगे, उसके साउंड की बात करेंगे। बहुत अच्छा है, चलिए मज़ा आने वाला है। तो उन्होंने बोला कि जो ऑर्डिनरी स्पीच होती है, जो आम बोलचाल है, यूजेस लैंग्वेज मोस्टली फॉर अ लिमिटेड प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन। आम कम्युनिकेशन, मैं माइंड में कुछ आ रहा है, आई वांट टू ड्रिंक अ वाटर, आई वांट टू ईट अ फूड, आई एम हंग्री, नॉर्मली यूज़ के लिए हम लोग वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं और एक दूसरे को बताने के लिए, ठीक है। आगे, इट यूजेस इट फॉर लाइफ, फॉर द एक्सप्रेशन, फॉर आइडियाज़, फीलिंग्स नेसेसरी और यूजफुल टू लाइफ। हमारी ज़िंदगी के लिए जो ज़रूरत है, हम उस ऑर्डिनरी थिंकिंग को एक मैनर ऑफ लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हुए दूसरों को बयां करते हैं और ऐसे ही चलता रहता है। आगे चलते हैं। इन डूइंग सो, और इसको करते हुए, वी ट्रीट वर्ड्स एज अ कन्वेंशनल साइन फॉर आइडियाज़ विद नथिंग बट अ परफंक्शनरी अटेंशन। हम लोग क्या करते हैं, अटेंशन का कुछ लगा नहीं, अटेंशन टू देयर नेचुरल फोर्स। देखिए उन्होंने क्या कहा कि जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं उन शब्दों को, तो अपने आइडियाज़ को, ठीक है, लिखा ना यहाँ पे, वर्ड्स एज अ कन्वेंशनल साइन। कन्वेंशनल साइन मतलब क्या है, जिस चीज़ का कोई मतलब हो, जैसे कि डब्लू मतलब वूल, डब्लू मतलब और भी बहुत कुछ होता है, डब्लू मतलब वॉच, बचपन में से पढ़ते हैं ना, डब्लू मतलब वॉच, ठीक है। सी फॉर कैट कन्वेंशनल साइन है। अब कोई जो है दूसरी लैंग्वेज में, चाइनीज़ भाषा में कुछ लिखा होगा, हमें नहीं पता चलेगा उसका मतलब क्या। हमारे तो एक तिरछी हुई लिखी हुई लाइन है, ठीक है, लेकिन अगर हमने सी लिख दिया तो हम लोग के माइंड में क्या सी फॉर कैट, समझ में आ रहा है? तो इसको कन्वेंशनल साइन बोलते हैं। आगे चलते हैं। फॉर आइडियाज़ एंड नथिंग बट अ परफेक्शनली अटेंशन, कुछ नहीं है, बस एक दूसरे का अटेंशन पाने के लिए। मतलब उन्होंने क्या कहा कि एक लैंग्वेज नथिंग मोर देन टू गेन अटेंशन, ठीक है, एक अटेंशन पाने के लिए हम लोग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं आम बोलचाल में, ठीक है। हे यू देयर, कम हियर, तो ऐसे भी होता है ना कि यहाँ, तो अटेंशन पाने के लिए। टू देयर नेचुरल फोर्स मच एज वी यूज़ एनी काइंड ऑफ कॉमन मशीन एंड सिंपल इम्प्लीमेंट। हम लोग नॉर्मली अगर मशीन की बात करें तो मशीन के साथ भी तो ऐसा ही है, मशीन भी एक फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन पे ही तो चलती है, ठीक है। अगर उसमें कोडिंग वाली लैंग्वेज है तो वी ट्रीट देम एज इफ़ दो यूज़फुल फॉर लाइफ। अगर हमारी लाइफ के लिए वो मशीन इंपॉर्टेंट है तो उसमें भी हम लोग पर्टिकुलर लैंग्वेज या कोडिंग करके भी उसको अपनी तरह से काम करवाते हैं ज़िंदगी के लिए। यूज़फुल फॉर लाइफ लिखा है ना। दे वर देमसेल्फ विदाउट लाइफ, दे वर देमसेल्फ विदाउट लाइफ, मतलब वो अपने आप में भी जो है विदाउट लाइफ के भी वो प्रॉपर है, ऐसा नहीं कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। मशीन की बात हो रही है यहाँ पे कि मशीन में अगर ना भी हो ज़िंदगी तो भी वो लैंग्वेज हो, खाली कोडिंग हो, मतलब रोबोट, अगर मान लीजिए रोबोट है, रोबोट में आपने कोडिंग कर दी तो इट डजेंट मैटर कि रोबोट जिंदा है या मरा हुआ है, वो तो मशीन है ना। देखिए अभी वो अच्छा कंपेयर करने वाले हैं उससे। व्हेन वी विश टू
पुट अ मोर वाइटल पावर इनटू देम। किसमें? वो देम किसके लिए? लैंग्वेज की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए उन्होंने कहा जब हमारी इच्छा होती है, व्हेन वी विश टू पुट अ मोर वाइटल पावर इनटू देम, जब हम लैंग्वेज में और इच्छा होती है कि हम उसमें जो है एक फोर्स डाले, एक अपनी इच्छा से डालते हैं फोर्स, ठीक है, वी हैव टू लैंड इट देम आउट ऑफ अवर सेल्व्स, तब हमें इस भाषा को, इस मीडियम को, देखिए लैंग्वेज को मजाक मत समझिए, लैंग्वेज हमारी जो बॉडी से निकलती है, लेकिन किस तरह से निकलती है, एक साउंड बन के निकलती है ना, तो वो हमारे अंदर से हमें उसको निकालने देना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लूँ, अगर एक बच्चे ने कुछ गलती कर दी तो उसके पेरेंट्स उससे रोज़ उस लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे जिस लैंग्वेज में वो डेली उससे बात करते हैं। उस दिन वो बैठेंगे, आराम से उससे पूछेंगे, उस दिन मैनर ऑफ स्पीकिंग लैंग्वेज अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, और वो जिस लैंग्वेज ऐसे नॉर्मली जिस तरह से उनसे बात करते हैं वो बच्चे से वैसे नहीं कर रहे होंगे ना, तो लेकिन उस दिन जो यूज़ करेंगे मैनर ऑफ लैंग्वेज स्पीकिंग का जो पैटर्न यूज़ करेंगे वो अलग होगा, वो अपने अंदर से उसको निकलने देंगे उस लैंग्वेज को, क्योंकि उस समय उस बच्चे की फिक्र होगी, तो उस समय सोच नहीं रहे होंगे कि उनके मुंह से कौन सी लैंग्वेज निकल रही है, बहुत ही प्यार से बात करेंगे ना, ऐसे वो जो है अटेंटिव रहते हैं। समझ में आ रहा? चलिए आगे देखो, भी कुछ आएगा। वी हैव टू लैंड इट देम आउट ऑफ अवर सेल्फ बाय मार्क्ड इंटोनेशन। देखिए मार्क्ड इंटोनेशन क्या होता है? उतार चढ़ाव, मतलब कि जब किसी लैंग्वेज में हम लोग, अगर मैं आपसे प्यार से बात करूंगा तो कुछ वर्ड्स को बहुत ऊपर ले जाऊंगा, कुछ वर्ड्स को बहुत नीचे ले जाऊंगा, ठीक है, एक उतार चढ़ाव लैंग्वेज जब हम बात करते हैं, यानी हम अटेंटिवली उस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। समझिए इस चीज़ को, जो अरबिंदो घोष कहना चाह रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं कि जब आप किसी भाषा का इस्तेमाल बहुत ही कॉन्शियसली कर रहे होते हैं किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए, या फिर किसी पर्टिकुलर स्पीच के लिए, किसी पर्टिकुलर जो है पॉइंट ऑफ व्यू को समझाने के लिए, तब आप जो है उतार चढ़ाव का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही जो है ध्यान से उस वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको बहुत ध्यान से बोलते भी हैं, उस पर प्रेशर भी डालते हैं कभी कभी, ठीक है। आगे चलते हैं, कहाँ गया? कहाँ नहीं, नहीं, हाँ, मार्क्ड इंटोनेशन ऑफ द वॉइस, समझ आएगा, आवाज़ को उतार चढ़ाओ, बाय द इमोशनल फोर्स, उसमें इमोशनल फोर्स लगा करके, ठीक है, और कौन सा फोर्स? वाइटल एनर्जी लगा करके। जैसे मैं अभी वाइटल एनर्जी का यूज़ कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, इमोशनल का बाद में करूँगा। और वी थ्रो इनटू द साउंड सो एज टू इन्फ्यूज इनटू द कन्वेंशनल वर्ड साइन समथिंग विच इज़ नॉट इनहेरेंट इटसेल्फ, और फिर इसको करते हुए हम लोग उसमें जो है इन्फ्यूज़ करते हैं क्या? साउंड। साउंड मतलब क्या होता है? साउंड, यहाँ पे साउंड का मतलब हम आपसे बोल रहे हैं ना, साउंड तो निकल ही रही है, लेकिन कभी कभी हम बोलते हुए कुछ वर्ड्स को ज़्यादा साउंड उसमें डाले, जैसे मैंने ज़्यादा तेज बोला। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि साउंड का इस्तेमाल हम करते हैं प्रेशर डालने के लिए, और कभी कभी साउंड को धीमा ले जाते हैं, कभी कभी उसको हाई पिच पे ले जाते हैं, उस चीज़ को बताने के लिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, या फिर जो थिंकिंग हम सोच रहे हैं उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को लेकर के, विच इज़ नॉट विच इज़ नॉट इनहेरेंट बाई इट सेल्फ, जो कि अपने आप आई है, उसको जानबूझ के ही लाया गया, ठीक है। अगर हम बात करें, बट इफ़ वी गो बैक अर्लियर इन द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, लेकिन अगर हम लैंग्वेज की हिस्ट्री में जाके बात करें, किसमें? हिस्ट्री में, इतिहास में, कि भाषा उत्पत्ति ऑल डेट, उसके अंदर जाके बात करें, एंड स्टिल मोर इफ़ वी लुक इन टू द ओरिजिन एज वेल, ओरिजिन वी शैल आई थिंक फाइंड दैट इट वॉज नॉट ऑलवेज सो विद ह्यूमन स्पीच। केवल ह्यूमन स्पीच तक ही सीमित नहीं थी लैंग्वेज, ये बहुत कुछ थी। सीरियसली अब मज़ा आने वाला है, क्यों? क्योंकि अभी वो एक वर्ड को लेके बहुत अच्छा एक्सप्लेन करने वाला है, इसमें मैंने अच्छा खासा रिसर्च किया है। अरबिंदो घोष कह रहे हैं कि पुराने इतिहास में हम जाते हैं तो उस समय मैनर ऑफ स्पीच खाली बोलने का एक ज़रिया नहीं था, वो बहुत कुछ था उससे। अभी मैं आपको एग्जांपल भी देंगे इसका, बहुत अच्छा से देंगे, आप समझ जाओगे। Words had not only a real and vivid life of their own, but the speaker was more conscious of it more than we can be possibly with our mechanized and sophisticated intellects. उस समय के लोग केवल जो लैंग्वेज यूज़ करते थे वो केवल जिंदा दिली लैंग्वेज नहीं थी, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी, केवल जिंदा ही ना हो करके बहुत कुछ और भी थी। वो क्या थी कि ऑलवेज सो बी द ह्यूमन कॉन्शियसली, मतलब वो उसको बोलते हुए बहुत कॉन्शियस भी यूज़ रहते थे, मतलब उस पर्टिकुलर वर्ड्स का भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी को ऐसे वैसे कोई वर्ड नहीं बोल दे रहे हैं। ऐसे आज के टाइम पर लोग गाली किसी को दे देते हैं लेकिन उस गाली में जो वर्ड यूज़ हो रहा है, जो उसकी साउंड फ्रिक्वेंसी यूज़ हो रही है, उससे उन लोगों को मैटर नहीं करता, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है सामने वाले इंसान पे, ठीक है।
ऑफ इट देन वी कैन पॉसिबली बी विद अवर मैकेनिज्ड एंड सोफोस्टिकेटेड। क्योंकि आज हम लोग उस तरह से नहीं सोचते, क्योंकि हम लोग आज सोफोस्टिकेटेड और मैकेनिज्ड इंटेलेक्ट रखते हैं। हम लोग, हमारा जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो मैकेनिज्ड हो चुका है, मतलब वो बाध्य है, मजबूर है, एक जो है सीमित इंटेलेक्चुअल सोच के अंदर रह चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं। दिस अराउज फ्रॉम द प्रिमिटिव नेचर ऑफ लैंग्वेज विच probably in its first moment was not intent, or we shall say did not intend so much to stand for distinct ideas of intelligence as for feeling, sensation, broad indefinite mental expression with minute shades of quality in them which we do not now care to pursue। आज हम लोग उसकी परवाह नहीं करते, मतलब कहने मतलब पूरे ऊपर चलते हैं। जब इसकी स्टार्टिंग रही होगी, जब उसको स्टार्टिंग रही होगी लैंग्वेज की, तब उस समय उसको इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया होगा, इंटेंट नहीं रहा होगा उस समय जैसे आज इस्तेमाल किया जा रहा है उसको, कि एक नॉर्मली मैनर ऑफ स्पीच बन के रह गई एक लैंग्वेज। उस समय ये कुछ और ही थी। ठीक है, मेंटल इंप्रेशन विद माइन्यूट शेड्स ऑफ क्वालिटी, जिसका प्रभाव मेंटली बहुत पड़ता था। एक लैंग्वेज में बोली हुई साउंड का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता था। माइन्यूट शेड्स ऑफ क्वालिटी, छोटी छोटी क्वालिटी होती थी इन देम विच वी डोंट नो नाउ केयर। अब हम लोग उस चीज़ की परवाह ही नहीं करते। ठीक है, टू परस्यू, क्यों वो कहाँ जा रही है। ठीक है, द इंटेलेक्चुअल सेंस इन इट्स प्रिसीजन मस्ट हैव बीन अ सेकेंडरी एलिमेंट। ये सेकेंडरी एलिमेंट होना चाहिए था, लेकिन फर्स्ट जो हमारा एलिमेंट है कि हमको जो है उस ओरिजिन का, उस वर्ड का, साउंड का, उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है दूसरे पे, वो पता होना चाहिए था, लेकिन हमें वो आज नहीं पता, आज वो हम भूल चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं। फॉर द रीजन वाई साउंड केम टू एक्सप्रेस फिक्स्ड आइडियाज़। अब इस बारे में अगर जानना चाहें कि क्यों साउंड एक फिक्स्ड आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए आ गया, लाइज नॉट इन एनी नेचुरल एंड इनहेरेंट इक्विवेलेंस बिटवीन द साउंड एंड इट्स इंटेलेक्चुअल सेंस, फॉर देयर इज नन। अगर हम इंटेलेक्चुअल सेंस की बात करें, इंटेलेक्चुअल से बारे में आपको बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ ही नहीं रहा मुझे पता नहीं आ रहा। इंटेलेक्चुअल सेंस मतलब होता है कि जब आप बौद्धिक स्तर पर किसी चीज़ की उत्पत्ति, जैसे कि मैं गौतम बुद्ध की बात करूँगा, मैं उनकी पहले जिंदगी की बात को सिद्धार्थ जी की, जब वो सिद्धार्थ थे तब उनके अंदर इंटेलेक्चुअल सेंस नहीं था, लेकिन जब वो गौतम बुद्ध बन जाते हैं तो वो अंदर बहुत इंटेलेक्चुअल हो जाता है, तो उनके अंदर जो पीस, काम, ये सब आ जाता है। तो यही इंटेलेक्चुअल सेंस होता है। समझ में आ रहा है? एक स्थिरता, एक पानी की तरह स्थिरता हो जाती है, एक जो है मतलब उसे किसी चीज़ का इफेक्ट नहीं होता, ना मौन ना कुछ चीज़ का नहीं होता ना। तो वो इंटेलेक्चुअल सेंस की मैं बात कर रहा हूँ। मैं इसमें इन्होंने बात की उस चीज़ की चलिए आगे चलते हैं। कहाँ गया? हाँ, मतलब कि साउंड की बात कर रहे थे कि साउंड और इंटेलेक्चुअल सेंस दोनों बीच में जो रिश्ता है वो बहुत ही गहरा है। जैसी साउंड वैसा इंटेलेक्चुअल सेंस बनेगा। जिस तरह की साउंड, जैसे कि ओम है, ओम ओम ओम, आप ये साउंड है ना, देखिए समझिए, ये चैप्टर केवल चैप्टर पेपर लेने में पड़ी है। जो ओम वर्ड है, ये जब फिर मैं कुछ चिन्ह बोल लूँ, ये क्या एक लिखी हुई लाइन है, एक ऐसे करके ओम है, लेकिन ये अपने आप में क्या है, एक अंदर जाने कर, अंदर आत्मा के भीतर तक घुसने का एक रास्ता है ओम। मैं मजाक नहीं कर रहा है ठीक है। तो ओम जब लोग बैठ के उसको उच्चारण करते हैं, लंबी ब्रेथ तक जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कॉन्शियसली अपने अनकॉन्शियस माइंड को टच करने की कोशिश करते हैं उस पर्टिकुलर साउंड से। अगर आपने योगी शास्त्र पढ़ा होगा, एंड ऑल डैट, ये सब पढ़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ा है, फिर थोड़ा बहुत पंडित फैमिली से बिलोंग करते हो तो ये सब पता होगा। ठीक है, मैं नहीं करता, लेकिन हाँ, नॉलेज इज एवरीथिंग। आगे चलते हैं। कहाँ गया? इंटेलेक्चुअल सेंस, फॉर देयर इज नन। इंटेलेक्चुअली एनी साउंड माइट एक्सप्रेस एनी सेंस। इंटेलेक्चुअली अगर बात करें तो कोई भी साउंड कोई भी सेंस को एक्सप्रेस कर सकता है। इफ़ मैन, अगर मैन यानी हमारी मनुष्य यानी ह्यूमंस वर एग्रीड ऑन कन्वेंशनल इक्विवेलेंस बिटवीन देम, अगर आदमियों लोगों ने, अभी आदमी क्या मतलब ह्यूमंस ने इसके कन्वेंशनली साइंस में ही एग्री कर लिया कि हाँ यार नॉर्मल यूजेस में यूज़ करेंगे, उतना कोई सेंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, it is started from an indefinable quality property in the sound to raise certain vibration in the life soul of the human creature in his sensation, his emotional, his crude mentality being। अब जब उन्होंने जो साउंड को एक नॉर्मल लैंग्वेज में इस्तेमाल कर लिया, एक नॉर्मल लैंग्वेज की बात बोलचाल में इस्तेमाल कर लिया, तो वो उनके इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, क्रूड मेंटली सब पे प्रभाव डालने लगा। समझिए इस चीज़ को। जो इंसान कम बोलता है वो दूसरों को भी कम इफेक्ट करता है और खुद भी कम इफेक्ट होता है। जितना आपके लाइफ में कम लोग होंगे उतना आप जो है कम डिस्टर्ब हो गए। समझ में आ रहा है? जितना आप लोग ज़्यादा बात करोगे, ज़्यादा लोगों से, आपके जितने ज़्यादा लोग, आपके जितने ज़्यादा लोग आपकी लाइफ में होंगे उतना ज़्यादा आप मेंटली डिस्टर्ब रहोगे। समझ में आ रहा? तो उतनी चीज़ नहीं यार, लाइट चली गई, फाइनली लाइट आ गई आधे घंटे बाद।
मेकअप वेकअप दोबारा कर लिया मैंने, बाल बाल झाड़ लिया, पानी नहीं पी लिया, और ये भी देख लिया वीडियो 36 मिनट क्रॉस कर रही है, 36 मिनट हो गया। चलिए दोबारा बात करते हैं, कहाँ छोड़े थे हमने कि लैंग्वेज का प्रभाव जो है बौद्धिक स्तर पे, मेंटली स्तर पे, फिजिकल स्तर पे हर एक तरीके से पड़ने लगा। जब लैंग्वेज को जो कि साउंड से बनी हुई है उसको एक नॉर्मल डेली यूजेज में इस्तेमाल किया जाने लगा। ठीक है, आगे एन एग्जाम्पल में भी इंडिकेट, अब वो एग्जाम्पल दे के आपको समझाने वाले हैं कि किस तरीके से इसका प्रभाव पड़ता है। व्हाट आई मीन, उनका मतलब क्या है। द वर्ड वुल्फ, हम इसको अब यहाँ थोड़ा हम समझने चलेंगे। द वर्ड वुल्फ, WOLF मतलब क्या होता है, भेड़िया। हमें तो इतना ही पता ना इसका मतलब, वुल्फ मतलब भेड़िया होता है, हमें केवल इतना ही पता है। आगे चलते हैं। द ओरिजिन ऑफ वुल्फ इज़ नो लॉन्गर प्रेजेंट इन आवर माइंड, हमारे मस्तिष्क में या बौद्धिक स्तर पे हमें नहीं पता कि वुल्फ की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, डिनोट्स आवर इंटेलिजेंस, यही हमारे इंटेलिजेंस को दिखाता है। अ सर्टेन लिविंग ऑब्जेक्ट, हर इंटेलिजेंस लेवल को क्या पता है कि ये सर्टेन लिविंग ऑब्जेक्ट कोई है, भेड़िया है जिसका नाम वुल्फ है। ठीक है ना, सर्टेन लिविंग ऑब्जेक्ट दैट इट इज़ ऑल, बस इतना ही हमें पता है। द रेस्ट वी हैव टू डू अवर सेल्फ, बाकी जानकारी तो हमें पता ही नहीं है। द संस्कृत वर्ड वृक्र, क्या वर्ड है, द संस्कृत वर्ड वृक। ठीक है, अब देखिए इसमें इंग्लिश में लिखा है VR.KA, अब मुझे लगता है संस्कृत में थोड़ा ऐसे ही लिखेंगे, फिर शायद हनन लगा देंगे। ठीक है, वृक, इसका मतलब क्या होता है, टीयरर मतलब चीड़ फाड़। इस वृक का वर्ड का मतलब है चीड़ फाड़, मर्डरर, नेगेटिविटी। ठीक है ना, उस मेंटालिटी दिखाता है ये वर्ड जो है वृक, चीर फाड़ करना। ठीक है, मर्डरर, चीरना किसी चीज़ को, फाड़ देना। ठीक है, अब इस वर्ड को थोड़ा समझते हैं जो मैं रिसर्च किया है। ठीक है, अगर आप संस्कृत वर्ड में जाते हैं तो आपको ये वर्ड मिलता है, लेकिन इस वर्ड से हम क्या और समझ सकते हैं, इस वर्ड से हम समझते हैं कि संस्कृत में इसके आगे आ लगा दो, यानी ए, यानी कि इसिम जो लिखा हुआ उसको समझ देखा जाए तो AVRK, अगर अवृक्र यानी इसको अगर आ लगा दे छोटा आ, तो अवृक्र, तो इसका मतलब हो जाएगा सेफ, मतलब सही, सेफ, सही, अच्छा, पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। यानी इसका अपोजिट लगाने के लिए आ लगा देंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको दो वर्ड। अब देखिए इसी का हम एक जो है एग्जाम्पल लेते हैं। आपने महाभारत में सुना होगा वक्रासुर, वक्रासुर सुना है आपने, वक्रासुर वो नेगेटिव है, यानी एक ऐसा राक्षस, डिमोनिक राक्षस जो चीर फाड़ करता हो। ठीक है, उसका मतलब वक्रासुर, और उसको जो है उसमें दिखाया गया महाभारत में। अगर महाभारत से को कैरेक्टर लेते हैं हम, कैरेक्टर नहीं एक पात्र लेते हैं, उसका नाम है भीम। ठीक, भीम नाम पता है, भीम का दूसरा नाम है वक्रोद्र। क्या नाम है, लिख देता हूँ मैं इसको इंग्लिश में, VRKODARA, वक्रोद्र। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो संधि विच्छेद करते हुए वृक प्लस उद्र। देखिए वक्र मतलब क्या, चीर फाड़ नेगेटिविटी। तो देखिए भीम के पास कितना जो है बल था, दुशासन की टांग तो चीर के उधर कर दिया उसने। ठीक है, बोला भी था तेरी टांग चीर दूंगा मैं भारत में, मेरे ख्याल दुशासन ही था ना, आई एम नॉट श्योर बट देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से यही है। तो उसकी टांग को चीर देता है वो। ठीक है, यानी चीरने का कैरेक्टर, यानी वो कैरेक्टरिस्टिक, यानी वो आदत, वो माइंडसेट। और उद्र मतलब होता है एक बेली फैट, एक ऐसा आमाशय, एक एपेटाइट, हाई एपेटाइट, जिसका पेट ही ना भरता हो। तो भीम का सबसे ज़्यादा बड़ा पेट था ना। देखिए तो अगर वक्रोद्र को मिलाया जाए तो एक ऐसा करेक्टर जिसके पास बाहुबल, बहुत जो चीर फाड़ किसी चीज़ को चीर देना। ठीक है ना, छाती चीर देता है वो, तो वो बुरा लगा होता है तो उसके साथ ही चीर देता है। ठीक है, पूरा ऐसे लगा के जांघों पे रख के चीरता है। तो उद्र और उस खाने का वो जो बिहेवियर है उसका, तो दोनों मिला करके भीम के कैरेक्टर पे दिखाई देता है। समझ में आ रहा है। तो इससे क्या मतलब हुआ कि जी ये जिसका जो साउंड है, वक्र जो साउंड है, जो वक्रोध, जब उसको कोई बुलाएगा वक्रोध यहाँ, तो उसका इम्पैक्ट उसके बिहेवियर, उसके मेंटली सब पे पड़ता है। यही वो समझाना चाह रहे हैं अरविंदो घोष। ठीक है, तो एक शब्द की साउंड जो है, साउंड उस पे उस वर्ड, उसका एक बिहेवियर है जो कि उस पर्सन पे पड़ेगा। अगर हम इसको आगे चलते ले करके वृक WVRK, तो ये आगे चलता है VLKA बनता है, फिर ये जो है V ऐसे ही रहता है, और फिर O आता है, फिर KA बनता है, फिर कुछ टाइम बाद जो है यहाँ पे WOLK हो जाता है, फिर कुछ अब जब नया जो चल रहा है वो WOLF है। यानी देखिए कहाँ से बनता हुआ वुल्फ बनता है, यही वक्र घूमता हुआ। सभी लैंग्वेज में ये आया है वक्र। ये वक्र अपने आप में संपूर्ण है, इसे किसी का सिंबली नहीं है, किसी का मेटाफर नहीं है। समझ में आ रहा है आपको। मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा इसके बाद, तब मुझे समझ में आया कि ये लिंग्विस्टिक भी सोच रहा थोड़ा बहुत पढ़ लूँ मैं। चलिए आगे चलते हैं। समझ में आया आपको, इसका काफ़ी अच्छा इसका इतिहास है।
came in the end to do the same thing, but originally it is expressed as a sensational relation between the wolf and the man, which देखिए वुल्फ पे भी जो सेंसेशनल इसका रिलेशन है इस वर्ड का वुल्फ पे दिखाई देता है और मैन पे भी दिखाई देता है। वैक्रो दोनों मैंने आपको एग्जांपल प्रैक्टिकली दिखाई दिया, प्रैक्टिकल लाइफ का, ठीक है। ये 5000 साल पहले महाभारत का, तो उसमें ये इसका जो है संस्कृत में इसका नाम दिया वैक्रोद्र, समझ में आ रहा, ठीक है। तो मैंने दिखाया ना इसका मेंटली इम्पैक्ट पड़ता है इंसान पे, वुल्फ एंड मैन दोनों में पड़ा, विच मोस्ट अफेक्टेड द मैंस लाइफ, जो कि मैंस की लाइफ में बहुत इसका इफेक्ट पड़ता है। एंड इट डिड सो बाय अ सर्टेन क्वालिटी इन द साउंड, और ऐसा इसलिए होता है क्यों ना क्यों कहीं ना कहीं उस वर्ड पे जो साउंड है उसकी एक क्वालिटी है। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, अगर एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं, पंडित को भी वही कहते हैं मेरे ख्याल से, तो पंडित लोग आप नामकरण जब होता है, जब बच्चा पैदा होता है जो उसका नामकरण होता है उसके योग बनाया जाता है, ठीक है। फिर जो आखिरी में अंक आता है 7, 8, 9, 10 जो भी अंक आता है उस अंक के हिसाब से उसका जो है अक्षर निकाला जाता है, ठीक है। उस अक्षर के स्टार्टिंग से फिर उस पर एक नाम लिखा जाता है, रखा जाता है, आ रा कुछ तो निकलता है, जैसे आपका कुछ तो निकला होगा, अपने मॉम एंड डैड से पूछिए, ठीक है। उसके उस अक्षर पे उस मात्रा पे फिर आपका नाम रखा जाता है। तो ये ऐसा क्यों किया जाता है, देखिए बहुत ही माइन्यूट डिटेल है। जब अगर आपका अक्षर आ निकल रहा है, ये रा निकल रहा है, ए की मात्रा निकली, बड़ी की मात्रा निकली, कुछ भी निकल रही आपका निकलेगा आपके जो है कुंडली से, तो वो जो साउंड है, वो जो आ बोलने में, ई बोलने में, वो आपको जीवन भर बोला जाएगा। तो वो साउंड से आपका मिलता जुलता नाम हो, शुरुआत में हो, अंत में कहीं तो हो, ठीक है। तो उस पर आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स बनेंगी। वैसे ही आप अपने नाम से, नाम का प्रभाव पड़ेगा आप पे। हर एक नाम का एक मतलब है, अजय, दुर्जन पता नहीं किसका नाम है, हाँ ठीक है, जो बड़े नाम है, ठीक, नरेश, नारेश, इसका जो नाम है उसका आप पे प्रभाव पड़ता है, समझ में रहा। हालांकि मेरी मम्मी मुझे आशुतोष नहीं बोलती है, वो कुछ और ही बोलती हैं, उसका प्रभाव पड़ता भी है मैं बताऊंगा क्या बोलती है वो, ठीक है, वो सालों से बोलती आ रही हैं, इसलिए मैं रात को 3 बजे वीडियो बना पा रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं, मेरे स्टूडेंट देख रहे होंगे वो हंस रहे होंगे, उनको पता है ठीक है। आगे चलते हैं, क्या बात करें, हाँ, बिटवीन द वुल्फ ये हो गया, कहेंगे मैंस लाइफ इट इज सो सर्टेन बाय क्वालिटी इन द साउंड, बता दिया मैंने, विच रेडली एसोसिएटेड इट विद द सेंसेशन ऑफ टीयरिंग, जो कि इसके साउंड के हिसाब से इसका सेंसेशनल रिलेशनशिप क्या है, टीयरिंग, चीरना, फाड़ना, जो कि वुल्फ भेड़िया करेक्टर है, ठीक है, वुल्फ ये करता है। और वैसे ही जो है भीम का भी यही काम था, चीरना फाड़ना, वो तो उसके भाई लोग तो उसको काम कराते थे, ए जरा इसको चीरो जरा लकड़ी को, ए जरा इसको फाड़ो जरा ठीक है, सब लोग करेंगे उसके पास ऐसा भाई होगा तो। दिस मस्ट हैव गिवन अर्ली लैंग्वेज अ पावरफुल लाइफ, इसीलिए अर्ली लैंग्वेज जो है, जो ओरिजिन है लैंग्वेज का, वो उसको पावरफुल लाइफ, इंसानों के पास एक हथियार था, वो शब्द, एक लैंग्वेज एक हथियार था, जो उस हथियार को इस्तेमाल करते थे वो दूसरों के लिए। अ कॉन्क्रीट वेगा, वेगा मतलब एक कॉन्क्रीट, मतलब एक कॉन्क्रीट मतलब समझ में आ रहा ना, एक ठोस, वेगा मतलब होता है पावरफुल, एक जो किसी का एक्सट्रीम पावर उसको बोलते हैं, ठीक है। इन वन डायरेक्शन इन नेचुरल पोएटिक फोर्स, और किसी तरह का हम बात करते हैं इन इसी डायरेक्शन में नेचुरल पोएटिक फोर्स, कि पोएटिक फोर्स यानी पोएट यानी जो है पोयम, इसके शब्दों का भी अपना एक पावर है। जैसे कि लोग मंत्र जपते हैं, मंत्र का भी एक अपना पावर है। मंत्र, जो भी आप मंत्र याद करते हो, चाहे वो गायत्री का हो, चाहे हनुमान जी का हो, चाहे किसी का भी हो, उसको जाप करते नहीं, मंत्र की जाप करिए। पंडित लोग बोलते हैं इस मंत्र का जाप करिए, इस मंत्र का जाप करिए, शनि अगर चढ़ गया, मंगल चढ़ गया, इस मंत्र का जाप करिए। क्यों? उस मंत्र का जाप करने से उस मंत्र में, उस शब्द में, उस अक्षर में कहीं ना कहीं वो साउंड डाला गया है, जिससे जो है आपकी लाइफ में वो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। समझ में आ रहा है? वो ये चीज़ें बताई नहीं जाती पंडितों द्वारा कि इस पे साउंड ऐसा डाला गया, इस मंत्र में ऐसा साउंड है कि जो आपकी रियल लाइफ में इम्पैक्ट डालेगा। इतना कोई बता देगा तो फिर उसको पंडित जरूरत नहीं होगी ना। समझ में आ रहा है? ये देखिए जिन्होंने कितना अच्छा समझाया इस चीज़ को। उसी तरह जो है एक पोएम भी होती है, पोएम में भी ऐसा ही किया जाता है, पोएम को भी ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। तभी तो मंत्र के वो लेवल पे जाती है। विच इट इज हैड लॉस्ट, जो कि जो अब खो चुका है। हाउएवर ग्रेटली इट इज हैड गेन, हालांकि अब इसको काफ़ी हद तक जो है रिकवर किया गया है। इट इन प्रिसीजन, क्लैरिटी और यूटिलिटी, इसके जो क्लैरिटी, प्रिसीजन, सटीकता पे इसको वापस से इसकी नॉलेज को गेन किया गया है। अब जो पोएम्स पोएट्री लिखी जा रही हैं, या फिर जो 18वीं सेंचुरी या 15वीं सेंचुरी में या फिर 14वीं सेंचुरी में लिखी गई हैं, या फिर 16वीं सेंचुरी में लिखी गई हैं, उनमें काफ़ी दम है। समझ में आ रहा? चलिए देखिए, ये मैं यहाँ तक रखूँगा आज, लेकिन इस वीडियो में यहाँ तक जो हमने पढ़ा, ये चीज़ समझिए कि जो कि इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी टेक्स्ट को जब आप पढ़ रहे, फॉर एग्जांपल जब मैंने उसको पढ़ा था, ऐसे जब पोएट्री पढ़ना स्टार्ट किया था, मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी गहराई में चला जाऊंगा। हालांकि मैं हर बार ऐसे ही होता है, जब मैं कुछ पढ़ता हूँ बहुत गहराई में जाता हूँ लेकिन जब इसको मैंने पढ़ा तब मैं रिलेट कर पाया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साउंड।
एक नाम में एक जो फिर मैंने मॉम एंड डैड से पूछा, काफ़ी पूछा, कुंडली विनिगन और फिर मैं थोड़ा एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ी, थोड़ा सा और मैंने बहुत पढ़ा, जैसे मैंने ये सब पूरा पढ़ा, ठीक, काफ़ी टाइम लगा है इस एक पर्टिकुलर नॉलेज को आपको देने में। तो इसको आप पढ़ते हैं तो आप कुछ सीखिए इससे, जो आपने रियलिटी में सीखा इसको पढ़ करके, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। मैं ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको इतना आना चाहिए कि आपके जो है आपको पढ़ने को इसको मौका मिला है, ठीक। चलिए, पढ़ के कैसा लगा, समझ के कैसा लगा, मुझे कमेंट करके बताइए। मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको वो नॉलेज दे सकूँ जो कोई नहीं दे रहा, गारंटी कोई नहीं दे रहा। ठीक है, टिल देन कीप स्टडीइंग, टाटा।